तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो लेक्चर्स से मैक्सिमम नॉलेज को गेन कीजिएगा। होप सो आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 को, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंपल पेंडुलम की मदद से और एक बॉल एंड बॉल एग्जांपल्स की मदद से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बॉल है वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करते हैं। देन हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, T = 2π√L/J। स्टूडेंट्स, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और हम लोग इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं कुछ, जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्दर हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में एक रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, जिसे हम लोगों ने एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, V = F λ। स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें एक फिनोमेना डिस्कस करेंगे, रिपल टैंक, और वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का। जस्ट हम लोग इंट्रो को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली जो मोशन है, मोशन का मतलब होता है हरकत। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई हरकत कर रही है तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी हरकत में है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमारे ये क्वेश्चन ये है कि वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली क्या है। वाइब्रेटरी मोशन हम लोग एक ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे या फिर बैक एंड फ्रो मूव करे, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें वाइब्रेटरी मोशन पैदा हो रही है। आपने देखा होगा कि जब आपका सेल है वो वाइब्रेट करता है तो वो बेसिकली टू एंड फ्रो मूव करता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्टली हम लोग इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। अब किसी एक ख़ास पॉइंट के अराउंड वो बैक एंड फ्रो मूव करता है कोई बॉडी, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें वाइब्रेटरी मोशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द एग्जांपल ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब जो सिंपल पेंडुलम है बेसिकली वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम लोग एक स्प्रिंग की मोशन को डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन a special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion. Okay students, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली जब अकर होता है जब नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब हम लोग किसी भी बॉडी पर
पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उस डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम लोग कहते हैं इसने ना कोई डिस्टेंस कवर किया है। One of the simplest type of motion is the horizontal mass spring system. If the spring is attached or compressed through a small distance x from its mean position. Okay, let's suppose students हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट से, जो कि हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होगा। मतलब एक्सेलरेशन बॉडी का एक्सेलरेशन किसी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, अब जो ये एक्सेलरेशन पैदा हुआ है ये हमेशा मीन पोजीशन की जानिब डायरेक्ट कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये कहा जो एक्सेलरेशन है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वन हम लोगों ने ये कहा कि एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मीन पोजीशन के, मतलब नेगेटिव साइन शो करते हैं। जो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम ये एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारी जो बॉडी है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम जिस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ठीक है, उस बॉडी में मतलब इनर्शिया भी होना चाहिए। ठीक है, अब उस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए, तब वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। फर्दर हम लोग एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है, एक मैस जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इस स्प्रिंग का दूसरा एंड है वो एक फिक्स्ड सपोर्ट एंड से अटैच्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये वाला एंड इसका फिक्स रख दिया और यहाँ पे जो ये मैस अटैच्ड है, लेट्स सपोज हम लोगों ने बोल दिया ये मैस स्टिल मीन पोजीशन पर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इस मैस ओ को हम लोगों ने कहा कि ये मीन पोजीशन पर है। स्टार्टिंग में ये हमारे पास मूव नहीं कर रहा मैस, ये हमारे पास किसी किस्म की इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, हम इस मैस को मूव करके लेट्स सपोज पहले ये मैस इस पोजीशन पे था, नेक्स्ट वन हम लोगों ने इस पर फोर्स अप्लाई की और हमारे पास जो फिगर नंबर बी है इसमें हमारे पास मैस इस पोजीशन में आ गया बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा लेट्स सपोज ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, डैट मीन्स स्टूडेंट्स अगर हम लोग हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो स्प्रिंग पर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्टूडेंट्स ये हुक्स का लॉ है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस लेंथ के। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उसका डिस्टेंस में इतनी ज़्यादा चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बोला कि जितने फोर्स के एक्सर्ट करने की वजह से उसके जो डिस्टेंस में चेंज आया है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इस माइनस की भी एक रीज़न है, ये भी हम लोग हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने रीड आउट किया अभी, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के एक्स के। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर अब हम फर्स्ट अपनी इक्वेशन को ड्राइव करें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, चेंज इन लेंथ के, उसे हम लोगों ने एक्स का नाम दिया। अब हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एक के को कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, के हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट कहा। ठीक है,
क्लियर स्टूडेंट्स। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया तो हमारे पास के का इजाफा आया, और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और साइन आया जो कि हम लोगों ने नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन को भी हम लोग शो करेंगे कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो के पे मैटर कर रहा होता है कि हमारा स्प्रिंग कौन सा है। अगर तो स्टूडेंट्स हम लोग स्प्रिंग हार्ड यूज़ कर रहे हैं तब जाके वो स्प्रिंग मूव करेगा। अगर हम लोग सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कम फोर्स अप्लाई करेंगे, कम फोर्स से ही हमारा जो स्प्रिंग है वो मूव कर जाएगा। ठीक है कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। के इज़ कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, K is value the measure of stiffness of the spring. Stiff spring has a large value of K and the soft spring has small value of K. अगर तो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, ठीक है, तो हमें जो फोर्स की वैल्यू है वो कम लगानी पड़ेगी और जिसकी वजह से जो हमारा स्प्रिंग है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारा जो स्प्रिंग है वो हमारे पास हार्ड हुआ तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूवमेंट करवाने के लिए, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो के है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के, हम लोग स्प्रिंग किस टाइप का ले रहे हैं और वो किस मटेरियल उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स अगर हम लोग के को डिस्कस करें, द फोर्स अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय जो उसने बॉडी ने जितना इंक्रीज इन लेंथ, मतलब जितना उसमें उसकी लेंथ में चेंज आया है तो हम लोगों ने उसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया। अगर हम लोग के यूनिट्स को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे के यूनिट्स को भी ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट के का जो यूनिट आया है वो हमारे पास आया है न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम डायग्राम को डिस्कस करें, ठीक है, अब इस डायग्राम में जैसे ही हम लोग मैस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मैस एक डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैस के यहाँ तक आने में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज़ कर जाती है। आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स तो स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। इस स्टोर्ड फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया रिस्टोरिंग फोर्स। फर्स्टली हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करते हैं। A restoring force always push or pull the object performing the oscillatory motion towards the mean position. ठीक है, अब इस रिस्टोरिंग फोर्स है जो हमारे पास है उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस के एक्स के। ठीक है, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये नेगेटिव शो कर रहा है कि जो ये मैस है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस मैस को रिलीज़ करेंगे तो मैस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, जो हमें ये बताएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग अगर हमारे पास के की अगर फोर्स की जगह पे अगर हम लोग एम ए प्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोगों ने फोर्स की जगह पे एम ए प्लेस किया तो हमारे पास सेकंड वन इक्वेशन आ गई के इज़ इक्वल टू माइनस एम ए डिवाइडेड बाय एक्स के। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोगों ने के और एम है हम लोगों ने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया। हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो आई हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नेक्स्ट वन भी करैक्टरिस्टिक्स आ गई कि हमारे पास एक्सेलरेशन को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। एक्सेलरेशन हमारा
जो है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ है, एक्सेलरेशन हमारा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा होता है, तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन उतना होगा जितना वो उसका डिस्टेंस कवर कर रहे होगी. ओके, if the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to the displacement of the mean position, the horizontal motion of the mass spring system is the example of simple harmonic motion. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस मैथ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक इसका वेट और एक हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में इसका कोई मैस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स और दूसरी इसके डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही हैं. दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. अब स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग लेट्स सपोज इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आएंगे तो फर्दर ही जब हम इसको रिलीज़ करेंगे ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, ये मैच दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. अगेन ये मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा. क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इन दैट मैच, जो इनर्शिया है वो इस मैच को फर्दर आगे मूव करवाएगा. हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मैच फर्दर आगे मूव कर जाएगा. इस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास जो ये पोजीशन है इस यहाँ तक आ जाएगा, पोजीशन ए तक. अब वो पोजीशन ए से डायरेक्ट वो दोबारा मूव करेगा पोजीशन बी की तरफ. इस तरह वो मूव करेगा पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी केस में डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन को. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज जब हम लोगों ने यहाँ पे आके इस मैच को रिलीज़ किया तो ये मैच वापस मूव किया अपने मीन पोजीशन की तरफ. ठीक है, अब जब ये मूव करेगा तो बेसिकली इसने डिस्प्लेसमेंट है जो हमारा वो डिक्रीज़ हो रहा होगा. अब जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा होगा, लेकिन जो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होगी. ठीक है, और मीन पोजीशन पर आके इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, एट मीन पोजीशन पे अगर हम लोग डिस्कस करें, मीन पोजीशन पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, अब इस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहाँ तक आने में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ, तो इट मीन्स टू से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो जाएगी. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जब मैं फर्दर आगे मूव करेगा बी की तरफ तो इसकी वेलोसिटी है, देन फर्दर पॉइंट सी पे जाके जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है. वेलोसिटी डिक्रीज़ का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो वहाँ पे है अभी भी उसका मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है. एक्सेलरेशन जब तक मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी और पोजीशन बी पे आके स्टॉप हो जाएगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा. इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा. इसे हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्लियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस मैथ का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा टू एंड फ्रो मूव करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा. ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है कि लेट्स सपोज हम लोग एक साइकिल जो है मींस कि एक इस मैच ने मूव किया और वापस आ गया. ठीक है, एक साइकिल कवर करने में उसके कितना टाइम लगा. ठीक है, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, दैट इज़ द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. एक मेथड तो ये है कि स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोगों ने इस मैच को रिलीज़ किया तो हम लोग अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें. ठीक है, स्टॉप वॉच को हम लोग स्टॉप कर दें और हम लोग मतलब कि उसके टाइम को मेजर कर सकते हैं. एक तो हमारे पास इसका मेथड है स्टॉप वॉच. स्टूडेंट, सेकेंड वन हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम लोग टाइम पीरियड को इजीली मेजर कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला. ओके, T इज़ इक्वल टू 2πm/k की मदद से भी हम लोग टाइम पीरियड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें किसी बॉडी का उसका मास मालूम है और हमें उस बॉडी का स्प्रिंग कांस्टेंट का पता है तो हम लोग इजीली उसका बॉडी का टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर अब हम लोग डिस्कस करते हैं
एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज़ बॉल एंड बॉल सिस्टम। फर्स्टली लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, इसका कोई मतलब वर्टिकली इसका एक वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस पर एक अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसकी वजह से ये वर्टिकली कोई मूव नहीं करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हम लोग इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फोर्स एक्सर्ट करके हम लोग इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आ गए। लेट्स सपोज पोजीशन हमारे पास, लेट्स सपोज ये इसकी पोजीशन ओ है और हम लोग इसे मूव करवा के पोजीशन ए तक लेकर आ गए। यहाँ तक आने में हम लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें जब हम इसको ए तक लेकर आएंगे तो इसमें एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी। अब जैसे ही हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे तो ये फर्दर मूव करेगी और अपनी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगी। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो यहाँ के स्टॉप नहीं करेगी बल्कि इनर्शिया की वजह से फर्दर मूव कर जाएगी। अब जब ये फर्दर मूव करेगी तो लेट्स सपोज ये एक पोजीशन बी की तरफ पहुंच गई। अब ये पोजीशन बी की तरफ से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगी। अगेन फिनोमिना सेम होगा, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन को। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको ए पोजीशन पर आके हम लोगों ने इसको रखा, ठीक है। अब ये मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ। अब जब जैसे ही ये बॉल अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। इस पोजीशन पर आके जो इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वजह से ये फर्दर मूव करेगी, यहाँ पे आके इसकी जो वेलोसिटी है वो फर्दर ज़ीरो हो जाएगी और जो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है अगेन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एनर्जी किस तरह से मतलब कि स्टोर्ड हो जाएगी। स्टूडेंट्स जब ये अपनी मीन पोजीशन पर थी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, बेसिकली वो मैक्सिमम थी। स्टूडेंट्स ये इसकी मीन पोजीशन पर है जहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, मीन पोजीशन पे। फर्दर टैट जब ये हम अपनी मीन पोजीशन से हमारे पास एक सर्टन पोजीशन ए पे गए तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो गई और जो इसका एक्सेलरेशन था वो मैक्सिमम हो गया। वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हो गई और जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमारे पास मैक्सिमम हो गया और जो इसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज जब वो अपनी मेन पोजीशन पर थी तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी। अब जैसे ही हम लोग इसे हाईएस्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे, ए पोजीशन पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई एक हाइट पर, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा जैसे ही ये बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करेगा वापस इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ द आल्सो एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली हम इसको रीड आउट करते हैं। The motion of a ball placed in a ball is an example of the simple harmonic motion. When the ball it is mean position O, then center of the ball, the net force acting on the ball is zero. जब वो mean position पर था तो इसमें जो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स थी और अपवर्ड फोर्स वेट
जो था वो डाउनवर्ड था और जो उसकी अपवर्ड थी वो नॉर्मल फोर्स थी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल थी। दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास जो इसमें कोई मोशन शो नहीं हुई, मतलब जो हमारा बॉल था वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में था। आफ्टर डैट ऐसा हुआ कि जब हम लोग बॉल को एक सर्टेन पोजीशन ए तक लेके गए तो लेके जाएंगे तो उसकी जो उसकी एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो उसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन बॉल अपनी पोजीशन ए पर स्टे नहीं करेगा क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वापस वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, देन मीन पोजीशन से बैक टुवर्ड्स पोजीशन बी की तरफ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स वो टू एंड फ्रो मोशन शो करता रहेगा। To and fro motion of a ball about a mean position placed in a ball is an example of simple harmonic motion. Students, next हम लोग एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉल है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच्ड है। लेट्स सपोज ये हमारे पास इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये हम लोगों ने कहा कि इसकी मेन पोजीशन है जिसे हम लोगों ने ओ का नाम दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने इस मैस को मूव करवाया पोजीशन ए की तरफ, एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, लेट्स सपोज वो हम लोगों ने पोजीशन ए का नाम दिया, तो हम लोगों ने इसमें एक बेसिकली एक फोर्स रिस्टोर कर दी। अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें कि एक वर्टिकली मोशन में एक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसकी एक टेंशन एक अपवर्ड एक्ट कर रही है, इस वजह से ये बॉल वर्टिकली मूव नहीं करेगी, तो वर्टिकली मोशन जो इसकी होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाएंगे, एक इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आ गए, तो इसमें एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाएगी। अब जो यहाँ पे रिस्टोर फोर्स है वो इसको डायरेक्ट करेगी इसकी मेन पोजीशन की तरफ, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो उसको डायरेक्ट कर रहा होगा उसकी मेन पोजीशन की तरफ। अगेन स्टूडेंट्स वही बात कि इस बॉल ने बेसिकली इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एस डिस्टेंस कवर किया। अब इस जो स्प्रिंग में बॉल में जो टेंशन है वो है हमारे पास mg cos थीटा होगा। ठीक है, जो कि वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट्स इसको इस डायरेक्शन में मूव नहीं करवाएगा बल्कि इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, लेकिन इस बॉब है जो इसका मैस है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है विच इज़ बेसिकली mg। ठीक है, ये डाउनवर्ड भी मूव नहीं करेगा, लेकिन ये जो बॉल है वो फर्थली मूव करेगा वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये वो फैक्टर है जो इसको मूव करवाएगा इसकी मेन पोजीशन की तरफ। अगेन स्टूडेंट्स हम लोग दोबारा डिस्कस करते हैं इसकी वेलोसिटीज़ को। जैसे ही हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है मेन पोजीशन की तरफ आके इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका मेन पोजीशन पर आकर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्दर ये मूव करेगा एक पोजीशन बी की तरफ ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की वजह से ये जैसे ही ये यहाँ मूव करेगी, अब इसकी वेलोसिटी है इसकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो दोबारा से डायरेक्ट कर रहा होगा वो मेन पोजीशन की तरफ। दैट्स वाई यहाँ पे पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट्स मेन पोजीशन पर आकर एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो हो जाएगा और वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की तरफ वो दोबारा डायरेक्ट करेगा मेन पोजीशन की तरफ, विच इज़ आल्सो एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन स्टूडेंट्स हम लोग एक सैम्पल पेंडुलम में टाइम पीरियड को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड अगेन क्या होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक साइकिल में बेसिकली जितना टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। लेट्स सपोज पेंडुलम ने एक टाइम कवर किया दिस एंड दिस, इसे हम लोग एक फार्मूले के साथ एक डिफ़ाइन करेंगे, t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एज़ यू नो स्टूडेंट्स, जी हमारे पास एक ग्रेविटी है m और l हमारे पास है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमें स्प्रिंग की लेंथ मालूम है तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसीलिए हम लोग इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं।
The simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement of the mean position is always directed towards the mean position. ठीक है. In other words, when an object oscillates about a fixed position, a mean position, then its acceleration is always directed towards the displacement of the mean position and it always directed towards the mean position. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इन ऑल एग्जाम्पल में बॉल एंड बाउल में और हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में भी ये डिस्कस किया, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और जो इसकी एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए. अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन. इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि एक बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी अबाउट फिक्स पोजीशन के अराउंड, और सेकेंड वन ये कि वो इसका एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्ट कर रहा होगा उसकी मेन पोजीशन के. The magnitude of acceleration is always directly proportional to the displacement of the mean position, and this acceleration will be the zero at the mean position, and it will be maximum at the extreme position. The velocity maximum at the mean position and zero at extreme position. Mean position पर जो इसकी velocity है maximum होगी और zero होगी extreme position के ऊपर. अब स्टूडेंट्स, कुछ सिंपल से फैक्टर्स हैं, हम लोग इन्हें भी डिस्कस करते हैं. बेसिकली वाइब्रेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है. वाइब्रेशन कहते हैं कि एक कंप्लीट, लेट्स सपोज एक हमारा जो बॉल एंड बॉल एग्जांपल थी उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बॉल एक साइकिल कंप्लीट करता है, उससे हम लोगों ने वाइब्रेशन का क्या, वन कंप्लीट राउंड टिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट अ मीन पोजिशन इट्स कॉल्ड अ वन वाइब्रेशन. ओके, time period taken by a vibrating body complete one vibration is called time period. एक जो वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोगों ने बेसिकली नाम दिया टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और अ साइकिल और वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. अगर टाइम पीरियड का हम लोग रेसिप्रोकल ले लें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड क्या है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, उसकी मीन पोजीशन के अराउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं उस बॉडी का एम्पलीट्यूड. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10.1 हम लोग डिस्कस करते हैं. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एंड अ लोकेशन वेयर जी इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10.0 मीटर पर सेकेंड्स के. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमारे पास जो डाटा है हमें लेंथ भी गिवन है और हमें जी की वैल्यू भी गिवन है. हम लोगों ने टाइम पीरियड को बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने फार्मूला जो डिस्कस किया था वो है हमारे पास t इज़ इक्वल टू 2πl/g √l/g. इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. l की वैल्यू है जो हमारे पास वो है, स्टूडेंट्स हमारे पास l की वैल्यू है 1.0 मीटर और हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 एज इट रहा, और पाई की वैल्यू 3.14. स्टूडेंट, सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास फाइनली टाइम पीरियड आया वो आया 1.99 सेकेंड. हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी. हम लोगों ने फर्स्ट वन तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, सेकेंड वन हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का बेसिकली फार्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग टाइम पीरियड का अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज़. f इज़ इक्वल टू 1/t 1 डिवाइडेड बाय 1.99, देन हमारा आंसर आएगा 0.5 हर्ट्ज़. और फ्रीक्वेंसी का बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं वो हर्ट्ज़ में होते हैं,
तो हम लोग इस तरह से टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।